Hello everyone, welcome back to the channel. This is your friend Vansh and this is going to be the video number 8 of financial management. In this video we are going to study the accounting rate of return. तो बेसिकली ये हमारी वीडियो नंबर 8 होने वाली है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज की, जिसमें कि हम देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है। बेसिकली मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि दो तरह के हमारे पास मेथड्स होते हैं, एक होते हैं डिस्काउंटेड और एक होते हैं नॉन डिस्काउंटेड। तो जो नॉन डिस्काउंटेड के पार्ट थे वो थे हमारे एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एक होता है पेबैक पीरियड। वेयर एज अगर मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें, जो मॉडर्न टेक्निक्स थी कैपिटल बजटिंग की, तो उसमें अगर हमने देखा था तो उसमें एक था एनपीवी, आईआरआर और साथ ही साथ हमारा था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसे हम पीआई भी बोलते हैं, पीआई मेथड। तो आज हम नॉन डिस्काउंटेड का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पेबैक पीरियड कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न विच इज एआरआर, जिसे हम एआरआर भी बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। तो वो होता क्या है, तो चलिए बिना कोई देर के चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इट अटेम्प्ट्स टू मेजर द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट। ये बेसिकली एक अटेम्प्ट होता है या फिर एक कैलकुलेशन होती है जिससे कि हम एक रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट की निकाल सकते हैं। यानी किसी भी अगर हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कुछ करते हैं तो उससे मिलने वाला रिटर्न क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, वो हम निकालते हैं इससे। इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग, जैसे मैंने बताया था ये ट्रेडिशनल मेथड है कैपिटल बजटिंग की। और ये इसके एक और चीज़ है कि इट डू नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके नहीं चलता। इसका एक ये पॉइंट है, इट डू नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। तो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लीज़ चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे अकाउंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो उसमें आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी। आप उसे ध्यान से देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा टॉपिक कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। और इट डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड, इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड भी बोला जाता है और साथ ही साथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोला जाता है। समझ आया कि ये बेसिकली एक मेथड है, ये एक ऐसा टूल है जिससे कि हम एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न किसी भी इन्वेस्टमेंट की हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। सिंपल। चलिए तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इसे हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू निकालते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है एवरेज एनुअल नेट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ आया? कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है एवरेज एनुअल नेट अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो एवरेज एनुअल नेट अर्निंग आफ्टर टैक्स विच इज पीएटी, जिसे हम पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, याद रखिएगा इसमें डेप्रिसिएशन भी माइनस होता है और ये ईएटी भी बोलते से अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो ये इसे हम निकालेंगे कैसे, इसे होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ गिवन ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी साल हैं उसका। एक बेसिकली हमें एवरेज एनुअल निकाल अर्निंग्स का एवरेज निकालना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ईयर 1 में 1000 है, ईयर 2 में 2000 है, ईयर 3 में 3000 है, हम तीन छोटा एग्जांपल लेते हैं, 3 साल है हमारे पास, तो इनका एवरेज क्या होगा। तो 3000 प्लस 2000 प्लस 1000 विच इज 6000 डिवाइड बाय 3, तो 2000 हमारा एवरेज आ जाएगा। क्लियर हुआ? इस तरह से आप निकाल लेंगे एवरेज एनुअल नेट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ध्यान रखिएगा इसमें एक जो इंपॉर्टेंस रेलिवेंस आता है, आफ्टर टैक्स का रेलिवेंस आ जाता है कि हमेशा हमें आफ्टर टैक्स लेना होगा इस केस में, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के केस में। वेयरएज अगर हम बात कीजिए पिछले जो हमने बताया था पेबैक पीरियड मेथड में, पेबैक पीरियड मेथड में हमें चाहिए था नेट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर डेप्रिसिएशन देखते थे हम उसमें, इसमें आफ्टर डेप्रिसिएशन भी है। चलिए अब हमने निकाल लिया कि एवरेज एनुअल नेट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं, हमने देख लिया, हमने सीख लिया कि कैसे निकालते हैं। चलिए अब बात करते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट की। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, बड़ा सिंपल है, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं। इसका एक और फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। बेसिकली अगर जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उससे आप स्क्रैप वैल्यू को ऐड करके उसका एवरेज निकाल लेंगे तो ही आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। समझ आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके क्वेश्चन क्वेरी का जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करूंगा उसे।
अभी तो बात होगी फॉर्मूले की। अब देखते हैं एक क्वेश्चन से आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी कि कैसे निकालते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब आपके सामने आ रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ टू मशीन्स ए एंड बी। ए और बी की दो डेटा है हमारे पास, मशीन ए का है, मशीन बी का है। तो उनकी देखा जाए तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट दोनों की 56,125 रुपीज है, दोनों की कॉस्ट, ए की भी और बी की भी। दोनों की एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स 5,000। जहां फर्क आ रहा है वो है एक चीज में, वो है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू या फिर बोलते हैं सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू ही स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। यानी जो आपका आप उससे 5 साल तक अगर यूज करते हैं, उसके बाद भी क्या आपकी कोई मशीन की वैल्यू बचती है, मतलब जैसे अगर आप उसे भंगार में बेचोगे तो उसकी कितनी वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितनी आएगी, वो चीज होती है सेल्वेज वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू। तो मशीन ए की जो है वो है 3,000, वेरएज मशीन बी की है 2,000। टैक्स रेट दोनों पे 25% का टैक्स रेट लग रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हमें बता दिया कि अगर एनुअल एस्टिमेटेड इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन जो आएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। अगर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, 5 साल तक मशीन हमारे पास दोनों, चाहे ए अगर हम लें तब भी हमारे पास 5 साल के लिए, बी है तब भी 5 साल के लिए। तो अगर हम ए के साथ प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी इनकम कितनी कितनी आएगी। तो एनुअल एस्टिमेटेड इनकम है आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, वो होगी हमारी पहले साल 3,375 रुपीज, दूसरे साल 5,375, तीसरे साल होगी 7,375, चौथे साल होगी 9,375 और पांचवें साल होगी 11,375। वेयर एज अगर देखा जाए तो इनकम विद बी, यानी अगर हम बी मशीन को परचेज करते हैं तो उसके साथ आने वाला इनकम या प्रॉफिट क्या क्या होगा। तो पहले साल हमारा होगा 11,375, दूसरे साल 9,375, तीसरे साल 7,375, चौथे साल 5,375, पांचवें साल 3,375। तो इन दोनों को अगर टोटल करेंगे तो इक्वल अमाउंट आएगी, क्योंकि ये डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब इसके जो ईयर 5वें साल था जो इसका प्रॉफिट आया था वो उसके पहले साल आएगा। तो ये उल्टा है बेसिकली डाटा। अगर इस तरह से देखा जाए तो इनकम ए की आ जाएगी, इस तरह से देखा जाए तो बी की आ जाएगी। इन दोनों का टोटल है 36,875 रुपीज। साथ में साथ इससे ये बता दिया कि डेप्रिसिएशन इज ऑन द SLM बेसिस, स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगाया गया था। तो उसकी कोई अभी रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि हमें आफ्टर डेप्रिसिएशन दे रखा है इसमें। अगर वो बिफोर डेप्रिसिएशन देता तब इसका रेलिवेंस आ जाता। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे अब है। तो सॉल्यूशन बेसिकली देखा जाए तो हमें निकालना है ARR। ARR का फॉर्मूला क्या होता है, ARR का फॉर्मूला होता है एवरेज एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो एवरेज एनुअल अर्निंग्स कितनी होगी आफ्टर टैक्स विद मशीन ए। हमने देखना है कि पहले अगर हमारी मशीन ए के साथ अगर हम उसकी एनुअल अर्निंग निकालते हैं तो कितनी होगी। बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों की बराबर ही आएगी, क्योंकि दोनों का सम बराबर है, इनकम दोनों से मिलने वाली बराबर है और एस्टिमेटेड लाइफ भी बराबर है। तो अगर 36,875 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो एनुअल एवरेज अर्निंग आएगी वो आएगी 7,375 रुपीज। इतना तो एवरेज आना ही आना है 5 साल। और अगर बात की जाए एवरेज एनुअल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स विद मशीन बी के साथ क्या होगी, तो 36,875 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 7,375 रुपीज। ये हो गई हमारी एवरेज एनुअल अर्निंग विद मशीन बी के साथ। हमने ऊपर का न्यूमरेटर निकाल लिया, अब निकालते हैं डेनोमिनेटर में क्या है हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट के मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं, एक है इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू, या फिर अगर सीधा सीधा देखा जाए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो हम दूसरे इजी से निकालेंगे तो एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑन मशीन ए कितना होगा 56,125 रुपीज प्लस 3,000 जो स्क्रैप वैल्यू है डिवाइड बाय 2 which is 59,125 divided 2 which is 29,562 rupees and 5 पैसा 0.5। ठीक, अब बात करी जाए अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी हो विद मशीन बी या फिर ऑन मशीन बी तो क्या होगा 56,125 तो बराबर ही है
साथ ही साथ इसकी जो स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू में मेन डिफरेंस आ रहा था, ए की 3003 तो बी की 2000 है इसमें। तो अगर 56 125 प्लस 2000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 58 125 डिवाइडेड 2 विच इज 29,062 रुपीज 50 पैसा या फिर 50 पैसा 0.5। तो अब हम निकालेंगे सीधा सीधा, हमारे पास न्यूमरेटर भी आ गया, हमारे पास डिनोमिनेटर भी आ गया। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर ले लेंगे। तो हम ARR ऑफ ए मशीन का, तो 7375 डिवाइड बाई 29,562.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24.95%। इसका जो ARR आएगा वो 24.95। वेरज अगर हम बी करेंगे ARR ऑफ बी, तो 7375 बराबर है, वो तो जो मेन फर्क आ रहा था डिनोमिनेटर में आ रहा था क्योंकि स्क्रैप वैल्यू में चेंज आ रहा, तो 29,062 रुपीज एंड 50 पैसा इज मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे जब, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज में 25.38%। 25.38%। तो अगर देखा जाए तो कौन सी आपके हिसाब से कौन सी मशीन बेटर होगी, जिसका ARR अकाउंटिंग रिटर्न ज्यादा होगा या जिसका रेट कम होगा रिटर्न? ऑब्वियस बात है जिसका रिटर्न ज्यादा होगा। तो अगर इसका डाटा का कंपेयर करेंगे ए और बी को, तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि जो बी है उसमें हमें ज्यादा फायदा हो रहा है। सिंस मशीन बी इज बेटर, मशीन बी इज सेलेक्टेड, यानी चूंकि हमारे पास बी का जो ARR ज्यादा है तो बी सिलेक्ट कर ली जाएगी, यानी हम बी में इन्वेस्ट कर देंगे। ये तो बात थी हमारी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। अब चलते हैं अपनी मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में। मॉडर्न टेक्निक में पहली टेक्निक थी एनपीवी वैल्यू, जिसमें एनपीवी मेथड भी बोलते थे, जिसे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड बोलते हैं। चलिए देखते हैं भी क्या है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू मेथड, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है कि हमारे आउटफ्लो और इनफ्लो को कंपैरिजन करता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो और इनफ्लो का कंपैरिजन करके हम देखते हैं कि इसका एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। बेसिकली यही देखा जाता है। तो इसे बोला जाता है कि एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी बोला जाता है, ईपीवी जिसे मेथड बोलते हैं, या फिर नेट गेन मेथड कि कितना गेन हो रहा है, इन्वेस्टर मेथड क्योंकि इन्वेस्टर के बेसिकली डिसीजन होगा तो इन्वेस्टर मेथड, और डिस्काउंटेड प्रॉफिट क्योंकि इसमें प्रॉफिट को डिस्काउंटेड किया जाता है कॉस्ट रेशियो में, यानी उसकी क्या पड़ रहा है कॉस्ट, तो डिस्काउंटेड प्रॉफिट कॉस्ट रेशियो मेथड भी बोलते हैं। दिस मेथड कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्निक है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके चलेगी, ठीक है। और डिस्काउंटेड है क्योंकि डिस्काउंटेड टेक्निक थी तो इसका नाम डिस्काउंटेड प्रॉफिट कॉस्ट रेशियो मेथड था। एंड अटेम्प्ट्स टू कैलकुलेट द ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग द फैक्टर ऑफ टाइम एलिमेंट, इसमें हम टाइम एलिमेंट को कंसीडर करके निकालेंगे। ये कुछ कुछ सिमिलर होगा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से, बट जो इसमें चीजें हैं इसमें हम टाइम वैल्यू को कंसीडर करके चलेंगे। तो इसमें देखा जाएगा, इसको आप कैसे निकालते हैं, ऑल कैश फ्लोज, हर तरह के कैश फ्लोज जैसे चाहे वो इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो, आर डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी एट अ गिवन रेट, एक गिवन रेट होगा कि अगर इन्फ्लेशन रेट इतना है तो क्या उसकी वैल्यू होगी, एंड द प्रेजेंट वैल्यूज आर असर्टेन, मतलब निकाली जाएगी, उसे जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह आता है, दिस मेथड इज यूज्ड when management has already determined a minimum rate of return which is cut off rate जिसे हम बोलते हैं या फिर discounted rate as their policy। ये तभी अप्लाई होगा जब एक किसी भी मैनेजमेंट ने किसी भी फर्म के मैनेजमेंट ने उसका डिस्काउंटेड रेट या फिर कहा जाए कट ऑफ रेट पहले से निकाल के चला होगा उनकी पॉलिसी के थ्रू, मतलब उनकी पॉलिसी रहनी चाहिए कि हमें एक डिस्काउंटेड एक मिनिमम रेट निकाल के चलना पड़ता है, मिनिमम कट ऑफ रेट, यानी इतना तो इतना होना ही चाहिए, हमारा रिटर्न इतना कम से कम आना चाहिए, तो ये उधर ही एप्लीकेबल होगा। समझ आया कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। ये तो बात थी थ्योरी की। अब बात करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल इन द सेंस अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है इसका एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, क्योंकि हमें देखना होता है कि हमारा प्रॉफिट कितना ज़्यादा आ रहा है। यानी अगर मैं कहूँ कि आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे 5 साल बाद वो 1,25,000 मिलेंगे या फिर 1,30,000 मिलेंगे, तो आज के टाइम पे मुझे देखना पड़ेगा कि 1,25,000 की वैल्यू आज के टाइम पे कितनी है। फिर वो देखा जाएगा, फिर उनका कंपैरिजन करा जाएगा कि आज के रेट में अगर मैं जैसे ये 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए लगातार दे रहा हूँ, एक साथ दे रहा हूँ, लगातार मतलब एक साथ दे रहा हूँ, अगर मैं 1 लाख रुपए आज उसे एक साथ दे रहा हूँ तो क्या उससे रिटर्न मिलने वाला आज के टाइम पे उससे ज़्यादा मिल रहा है मुझे रिटर्न या नहीं मिल रहा।
मतलब जो 1,30,000 की वैल्यू है आज के टाइम पे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1,15,000 बैठती है तो भी मुझे फ़ायदा हो रहा है आज की डेट में। अगर वो 1,30,000 की वैल्यू आज के टाइम डेट में 1,15,000 बैठती है तो मैं उसे कंपेयर करूँगा 1,00,000 से, जो कि उसे मैं दे रहा हूँ। फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। वेरएज़ अगर मुझे पता चलता है कि मुझे 5 साल बाद या 10 साल बाद मुझे 1,20,000 मिलने वाले हैं और उनकी आज की डेट में वैल्यू केवल और केवल 95,000 है या 90,000 है, और मैंने उसे दिए कितने थे आज के डेट में ही दिए, क्योंकि देने तो एक साथ हैं, तो आज की डेट में दूंगा मैं 1,00,000 रुपए। तो क्या मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए? मैं सीधे सीधा उसे मना कर दूंगा, क्योंकि मेरी इसमें कॉस्ट भी कवर नहीं होगी, क्योंकि मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ मुझे प्रॉफिट के बेसिस पे चाहिए, यानी मेरा मोटो क्या होगा, प्रॉफिट। वेराइज इसमें तो मुझे लॉस ही होगा, तो मैं ये प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है। अब इसमें एक नोट आ जाता है, क्या अ प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड ओनली व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव एनपीवी। मतलब हाँ, कोई भी प्रोजेक्ट तभी सिलेक्ट होगा अगर वो केवल और केवल पॉजिटिव एनपीवी दे रहा हो, तभी वो सिलेक्टेड होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव हुआ, नेगेटिव में तो ड्रॉप कर देंगे, ये तो बात क्लियर है, क्योंकि मैंने ओनली पॉजिटिव लिखा है। अगर पॉजिटिव हुआ तो सिलेक्ट कर लेंगे, नेगेटिव हुआ तो रिजेक्ट कर देंगे। बट व्हाट विल हैपन अगर वो जीरो आ जाए या फिर न्यूट्रल हो जाए? बट इन केस ऑफ अ न्यूट्रल, डिसीजन लाइज विद मैनेजमेंट। मतलब फिर वो मैनेजमेंट के पाले में गेंद चली जाएगी। अब वो मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए बाजार में बहुत मंदी चल रही है, उसका लेकिन एनपीवी न्यूट्रल आ रहा है, तो वो देखेगा कि कुछ ना कोई, मतलब चलो मैं एक तरह से पैसे का रोटेशन ही हो जाएगा, मतलब कुछ काम तो मिलेगा मुझे। हो सकता है इस काम के दौरान इस मेरी परफॉर्मेंस से खुश होकर आगे आने वाले टाइम पे मुझे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो जाए। तो बिना कोई खाली हुए, क्योंकि अगर मैं खाली बैठूंगा मेरी फिक्स एसेट्स वेस्ट रहेगी, मेरे जो रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज होगा ही होगा। तो इससे अच्छा है कि मैं कुछ रोटेशन के लिए उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लूँ, या अगर हो सकता है मेरे पे पहले से ही ओवरबर्डन है, उसका एनपीवी जीरो आ रहा है, तो उस केस में मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा। समझ आया कि कैसे निकालते हैं, क्या कब सिलेक्ट होना है कब रिजेक्ट होना है? चलिए, अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने देख लिया कि उसका थ्योरी कैसे होती है, आपने उसका देख लिया कि प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल करके, जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। तो ये रहा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। चलिए अब देखते हैं क्या है। अ चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन द टू कंपीटिंग प्रोजेक्ट्स विच रिक्वायर्स एन इक्वल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000। इन्होंने सीधे सीधे बताया, देखिए 50,000 उसकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट होने वाली है, एंड आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट कैश इनफ्लोज एज। उनका जो इनफ्लोज आएगा, कैश इनफ्लोज आएंगे, वो कुछ इस तरह से आएंगे एंड ऑफ, क्योंकि हमें देखा जाएगा कि जब भी रिटर्न मिलता है वो एंड ऑफ द ईयर मिलता है। तो एंड ऑफ ईयर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 साल के लिए मैंने आपको पहले बता दिया, तो 6 साल के लिए इक्वल ड्यूरेशन के लिए है और इक्वल ही उनकी कॉस्ट है। बट उससे मिलने वाला कैश इनफ्लो है वो अलग अलग होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट वन की, प्रोजेक्ट वन के पहले साल के एंड में मुझे 25,000 मिल जाएंगे, एंड ऑफ सेकंड ईयर 15,000 मिलेंगे, एंड ऑफ थर्ड ईयर 10,000 मिलेंगे, एंड ऑफ फोर्थ ईयर कुछ नहीं मिलेगा, फिर एंड ऑफ फिफ्थ ईयर मुझे 12,000 मिलेंगे, एंड ऑफ सिक्स ईयर 6,000 मिलेंगे। अगर वही बात करी जाए, मैं प्रोजेक्ट टू को सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मुझे 10,000 मिलेंगे, एंड ऑफ सेकंड ईयर 12,000 मिलेंगे, एंड ऑफ थर्ड ईयर 18,000 मिलेंगे, 18,000 मिलेंगे, एंड ऑफ फोर्थ ईयर 25,000 या फिर 25,000 मिलेंगे, एंड ऑफ फिफ्थ ईयर 8,000 या कहो 8,000 मिलेंगे, और एंड ऑफ सिक्स ईयर 4,000 या 4,000 मिलेंगे। समझ आया? तो ये कैश इनफ्लोज थे। अब बात करते हैं, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या है? ये है कट ऑफ रेट या फिर डिस्काउंटेड रेट। इसका कुछ और नाम किसी भी बोल सकते हैं, चाहे वो कट ऑफ रेट बोल दे, चाहे वो डिस्काउंटेड रेट ऑफ कैपिटल इज 10%। मतलब कि अगर मैं ये पैसा लगाऊंगा तो कम से कम मुझे 10% का तो इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए। यूजिंग द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड याद करिए, मॉडर्न टेक्निक यानी रिकमेंड विच प्रपोजल इज टू बी सेलेक्टेड। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा प्रपोजल को आप सेलेक्ट करना चाहेंगे। तो हमारे पास दो प्रोजेक्ट है, तो इनके दोनों की प्रोजेक्ट की अलग अलग कैलकुलेशन होगी, उसके बाद हम लास्ट में जाके उसका कंपैरिजन कर लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सेलेक्ट करना है और कौन सा रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, एक टेबल बनेगी इसमें, ईयर, कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। समझ आया? चलिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये तो साल आ गए। इसके बाद कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट वन में मैंने जो की तू ऊपर का जो डाटा था, सेम डेटा था, वही मैंने सेम यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। 25,000, 15,000, 10,000 नील,
12,000, 6,000। अब बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। हमें 10% डिस्काउंटेड रेट दे रखा है, तो अब ये कैसे निकालेंगे? पहली चीज़, आप इसे निकालने का एक, या तो आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा पहले से ही, या फिर हो सकता है आपको एक टेबल गिवन करा दी जाए, या फिर टेबल अवेलेबल आपको करा दी जाए। वो कौन सी टेबल होगी? वो होगी पर वैल्यू रुपी की टेबल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे होती है वो। ये रही। तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी, वो कुछ इस टाइप से गिवन होगी आपको। आप देख पा रहे होंगे, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी। तो इस केस में अगर आपको कहा जाए कि आप निकालिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को, तो आप कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे निकालनी चाहिए। सबसे पहले ऊपर दे रखा होता है ईयर और परसेंटेज का। हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए तो आपको वो दे रखे होते हैं परसेंटेज, और वर्टिकली आपको दे रखे होते हैं ईयर। ये 50 ईयर तक होते हैं। आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, आपको होगी केवल 2, 4, 5, 6, 7 साल, इससे ऊपर नहीं होगी। तो आपको इंटरेस्ट रेट दे रखा है डिस्काउंटेड रेट 10%। तो पहले साल का क्या रेट होगा? 0.909 या फिर 0.909, आपने जैसे बताया। दूसरे साल 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, 0.564, इस तरह से आपके ईयर बढ़ते जाएंगे और आपका ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपये निकलती जाएगी। तो मैंने इस तरह से लिख दिया। बट इन केस अगर आपके पास ये टेबल ना हो और आपको क्वेश्चन पेपर में भी गिवन ना हो, तो आप सिंपल अपने कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो ये रहा कैलकुलेटर, एक बार मैं आपको दिखाने की ट्राई करूँगा। चलिए, तो अगर आपको निकालना हो कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे आप 10% का, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने लिखना है 100 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई। हाँ, तो आप कैसे निकालेंगे? आपको करना होगा 100, हमेशा 100 करेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 110। 110 क्यों? 100 प्लस जितना आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो 110। आपको 2 बार मल्टीप्लाई दबाना होगा, 1, 2। ये आपका आ गया 0.909। बुक में भी यही था, यहाँ पे भी मैंने ये लिखा है, और कैल्सी में भी यही आया 0.909। ठीक है। अब आपको सेकेंड ईयर का निकालना है। आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल आपको इक्वल्स टू दबाना है एक बार। 0.826 ये आ गया सेकेंड ईयर के लिए, 0.826 चेक कर सकते हैं आप। अगर मुझे तीसरे साल के लिए निकालना हो फिर मैं इक्वल टू दबा दूंगा 0.751, 0.751, समझ आया? फिर मैं दबा दूंगा 0.683, फिर आ गया 0.683। फिर मैं एक और बार दबा दूंगा 0.6209, ये 09 है तो इसे हम 0.621 लिख देंगे, 0.621। फिर मैं एक और बार दबा दूंगा लास्ट ईयर के लिए 0.564, तो आ गया 0.564। तो इस तरह से आता है आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अगर आपको एन्युइटी निकालनी हो कि टोटल एन्युइटी कितनी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने केवल और केवल जीटी दबा देना है, ग्रॉस टोटल। तो ये आपकी आ गई एन्युइटी फैक्टर, टोटल एन्युइटी फैक्टर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि इस अब कैसे होगा। हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने, हमने कैश इनफ्लो निकाल लिया। अब निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब ये कैसे आएगी? आपने कुछ नहीं करना, आपको कैश इनफ्लो की मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से कर देनी है, सिंपल कर देनी है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आप करेंगे 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909 तो आ गया 22725। इसी तरह आप कैलकुलेशन कर लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, सीधा मल्टीप्लाई होगी। आपको कैलसी अलाउड होगी, पहली बात ये मैं बता दूं, एग्जाम में आपको कैलसी अलाउड होगा, तो आप उससे निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, आपके सामने ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आने शुरू हो जाएगी। फिर जब आप इनका टोटल करेंगे, आप करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का टोटल, तो ये आएगा 53,461। इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल ये सारी डिजिट्स आपको ऐड करनी है। ठीक, तो आएगा 53,461 रुपीज़।
ये आपकी आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। जैसे मैंने कहा कि आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को कंपेयर करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, तो आप सीधे सीधे आप कर सकते हैं। हम एक बार प्रोजेक्ट 1 के निकाल लेते हैं कि कैसा आएगा। तो एनपीवी ऑफ 1, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट 1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो 53,461 माइनस करेंगे 50,000 से, क्योंकि 50,000 उसकी प्रेजेंट वैल्यू थी जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी, यानी आउटफ्लो की, तो हो गया 50,000। तो एनपीवी ऑफ 1 क्या हो गया, 3,461 रुपीज़। ये आपका आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन वो एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट 1, 3,461। ठीक, अब इसी तरह आप निकालेंगे प्रोजेक्ट सेकंड की। प्रोजेक्ट सेकंड में भी डिस्काउंटेड रेट तो वही था, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वही आ जाएंगे, सेम एज प्रोजेक्ट 1। तो 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, 0.564। फिर आपको करना है कैश इनफ्लो की मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो आपके पास ये जो आएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगी। फिर आपको इनका टोटल करना है, तो जब टोटल करेंगे आपके पास सामने आएगा 56,819 रुपीज़। ये आपके आ गई टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो पता ही है, क्योंकि सेम था तो इसमें भी 50,000 ही है। तो अगर हम निकालेंगे एनपीवी ऑफ सेकंड, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितनी है, 56,819 माइनस करेंगे आप 50,000 से, तो आपके पास एनपीवी आ जाएगा सेकंड प्रोजेक्ट का, वो आएगा 6,819 रुपीज़। ये आपकी आ गई एनपीवी ऑफ सेकंड। अब आपको कंपैरिजन करना है एनपीवी ऑफ 1 और एनपीवी ऑफ 2 को, कौन सा ज्यादा है, एनपीवी ऑफ 2 ज्यादा है। तो सिंस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकंड प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 2 इज सिलेक्टेड। आपने आंसर निकाल दिया, प्रोजेक्ट 2 इज सिलेक्टेड। समझ आया? एक बार ये क्वेश्चन आप दोबारा प्रैक्टिस करिए, अपने घर पे खुद से प्रैक्टिस करिए, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कुछ चीज नहीं समझ आए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा उसे आपको सॉर्ट आउट करने की, आपकी जो भी क्वेरी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जल्द से जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।